अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बेटा? आप सब ठीक है? सब खैरियत से? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो बेटा वेलकम है आपका अगेन वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वन शॉट सीरीज फॉर द 8th, फॉर 9th एज वेल एज फॉर द 10th। बेटा आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए एक तो इस चैप्टर से आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्टिव भी, और इसी चैप्टर से आपको मिलेगा बेटा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर की बेटा हमें शुरुआत करनी है, वो चैप्टर है पावर शेयरिंग। हम बेटा पावर शेयरिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा दैट इज पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अगर देखा जाए बेटा डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा रिलेटेड टू पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग ऑब्वियस सी बात है बेटा, जहां आपको शेयर क्या करना पड़े, पावर, इक्तदार। जब आप इक्तदार शेयर करोगे, जब आप पावर शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली उसी सिनेरियो को ही तो हम बोलेंगे किस नाम से, उसी सिनेरियो को हम जानेंगे पावर शेयरिंग के नाम से। और अब पावर शेयरिंग में शेयर पावर किनके साथ होता है, विद होम डू वी शेयर द पावर, अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन वी आर टॉकिंग। अगर नॉर्मली देखा जाए हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस बुक से, तो कॉमन सेंस सी बात है कि हम यहां पे एक नॉर्मल सेंस में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हम यहां पे एक ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं जहां पे जो सरकार हो वो चुनी गई हो, या यूं मान के चलिए दैट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, जहां पे वोट यानी कि वोट के जरिए वोट डाल के एक सरकार को चुना गया हो। हम देख रहे हैं उधरी पे दैट देयर इज द सिनेरियो ऑफ पावर शेयरिंग। क्या सिर्फ ये सरकार के लिए है? नहीं, ये चैप्टर हमें बताएगा। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या सिर्फ सरकार में, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है? नहीं जी, पावर शेयरिंग के सिनेरियो हमारे पास बहुत सारे हैं और इस चैप्टर में हम वही देखने जा रहे हैं। और इसीलिए इनिशियल अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन सी देखी जाए, इसका मतलब पावर शेयरिंग मींस द डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी, पावर शेयरिंग मींस द शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी, द शेयरिंग ऑफ पावर। किनके साथ? विद मेनी टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। या एक हिसाब से ये बोल के चले पावर शेयरिंग तो रूह है एक डेमोक्रेसी की। जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें वहां पे तो अनिवार्य है कि पावर शेयर होना चाहिए। सर कैसे? ये आगे जाके ये सारे सिनेरियो देखेंगे बेटा। और इसीलिए सबसे पहला डेफिनेशन ही है पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स, मुख्तलिफ लेवल्स पे। सर ये मुख्तलिफ लेवल्स किस प्रकार से? ये सिर्फ सरकार के मुख्तलिफ लेवल्स नहीं है, आप समाज में भी, समाज में रहने वाले लोगों के साथ भी पावर शेयर कर रहे हो। आपके यहां या आपके मुल्क में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको कानून ने पावर दिया है और जो बाज़ाब्ता अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। आगे इट्स एन आइडिया इनकलकेटेड इन डेमोक्रेसी। ये पावर शेयरिंग वाला जो आइडिया है, पावर शेयरिंग के बारे में अगर आप देखोगे, ये डेमोक्रेसी का एक जीता जागता आइडिया है। सो दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड ओनली। हम पावर शेयर इसीलिए तो करते हैं ताकि सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास पावर न रहे। हम पावर शेयर इसलिए करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति या समाज में या मुल्क में रहने वाले हर एक व्यक्ति इस बात से इत्तेफाक रखते हो, वो इस बात पे उस मुल्क में रह रहे हो कि हर एक के पास इक्तदार है। और इसीलिए दैट so that the power should not be concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other। अब वो देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट लेवल्स में है क्या
हमें यहां पे असल में दो स्टोरी सुनाई जाएगी। दो स्टोरीज हमें यह समझाएंगी, दो स्टोरीज से हम यह समझेंगे दैट पावर शेयर करना क्यों जरूरी है। हम यह समझेंगे दो स्टोरीज से, दो मुल्कों की कहानी हमें सामने ले आएंगी। या एक जो मुल्क है किधर का, एक मुल्क जो ठहरा यूरोप कॉन्टिनेंट का, एक तो वहां की कहानी हमें सुनने को मिलेगी। एक और मुल्क जो एक दूसरे कॉन्टिनेंट से हैं, दैट कॉन्टिनेंट इज एशिया। दो मुल्कों की कहानी हमारे पास होगी और सबसे पहले यूरोप के मुल्क की या यूरोप कॉन्टिनेंट में एक मुल्क जिस मुल्क का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की कहानी हमें पहले सुनने को मिलेगी और इन कहानी से, या ये जो कहानी हमें यूरोप की है, या ये जो कहानी हमें बेल्जियम की है, ये जो कहानी हमें एशिया की है, या एशिया में जिस मुल्क की बात हम करने जा रहे हैं दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका की जो कहानी है, बेल्जियम की ये जो कहानी है, हमें ये दो कहानी समझाएगी। हमें इन दो कहानियों से ये हमें पता चल जाएगा, ये दो कहानियां हमें इस बात का एहसास दिलाएगी कि पावर शेयर करना बहुत ही जरूरी है। सो इसीलिए सबसे पहले हम बेल्जियम की ओर चलते हैं। और हां, याद रखना बेटा, यहां पे हो सकता है दैट वी आर गोइंग टू डील विद द एमसीक्यूज ऑल्सो, बिकॉज हो सकता है हमें यहां से या यहां इस सिनेरियो से भी एमसीक्यू मिलेंगे। जो दो लॉन्ग आंसर आमतौर पे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, हम उन दो लॉन्ग आंसर्स को भी डेल्ट करेंगे, लेकिन इनिशियली हम फोकस रखेंगे दैट क्या यहां पे एमसीक्यू बनने का कोई ऑप्शन, या यहां पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस है या नहीं। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं मैप से। सॉरी, देखो ये सामने बेल्जियम है। याद रखना बेटा, अगर आप चेक करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है बेल्जियम का मैप और ये इसके ऊपर में एक मुल्क दैट इज नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, और यहां से एक और मुल्क दैट इज जर्मनी, जर्मनी, यहां से एक और मुल्क दैट इज लग्जमबर्ग, और यहां से एक और मुल्क फ्रांस। आप चेक भी कर सकते हो बेटा। याद रखो, अगर हम इस वाले को देखेंगे तो आपको नीदरलैंड्स मिलेगा, अगर यहां की ओर देखेंगे तो आपको जर्मनी मिलेगा, अगर आप ऊपर की ओर, सॉरी नीचे की ओर देखो तो ये वाला यहां पे आप देखोगे लग्जमबर्ग के साथ इसका बॉर्डर है, और अगर आप बेटा यहां की ओर देखो तो ये रहा, जब मैंने हाईलाइट अभी किया बेटा, दैट इज फ्रांस। तो मैंने आपको बताया दैट अगर आप बात करते हो बेल्जियम की, बेल्जियम का सबसे इनिशियल हमें इंफो मिलता है, सबसे पहली चीज हमें जो जानकारी मिलती है वो ये दैट कि बेल्जियम की अगर हम बात करेंगे, बेल्जियम जो है इसका बॉर्डर जो है इसके वो मिलते हैं 4 कंट्रीज के साथ, यानी कि बेल्जियम हैज बॉर्डर विद 4 कंट्रीज, 4 मुल्कों के साथ बेल्जियम का बॉर्डर है। 4 मुल्क जो है वो बेल्जियम के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं। और इनिशियली आपने देखा टॉप में जो आपने मुल्क देखा दैट वाज द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स का मुल्क, नीदरलैंड्स के मुल्क के साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर बनाता है। सेकंड, दाएं ही जो हम चले, हमने देखा एक और मुल्क बेटा, दैट वाज जर्मनी। हमने जर्मनी को नीचे आते ही एक और मुल्क देखा जिसके साथ यही बेल्जियम बॉर्डर बनाता है, दैट इज लग्जमबर्ग। और एक और मुल्क हमारे सामने आया, एक और मुल्क का सामना हमने किया, दैट वाज नन अदर देन द फ्रांस। सर मुझे बताइए यहां से इंफो क्या मिलेगा, मुझे बताइए यहां से हमें एमसीक्यू बनने के क्या चांसेस है। याद रखना बेटा, याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द बॉर्डर विद बेल्जियम, मान के चलो ये 3 दिए गए होंगे और इसके बदले कोई और दिया गया होगा, तो ये एक चांस बनेगा। मैंने बताया आपको दैट यहां पे याद रखिए
जिस चीज से हम यहां पे समझ रहे हैं, जिस चीज को हम यहां पे समझ रहे हैं वो ये कि मैप के जरिए हमने देखा, थ्रू द मैप हमने देखा, मैप के जरिए हमने देखा जी नेदरलैंड्स भी है, जी जर्मनी भी है, जी बिल्कुल लक्समबर्ग भी है, जी बिल्कुल फ्रांस भी है। इसीलिए मैंने आपको बताया दैट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू एनकाउंटर, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल बी हाउ द ऑप्शन, या हो सकता है देयर माइट बी अ चांस दैट दिस ऑब्जेक्टिव माइट बी आस्क्ड, ये ऑब्जेक्टिव हमें पूछा जा सकता है दैट लक्समबर्ग के बॉर्डर कितनी कंट्रीज के, सॉरी बेल्जियम का बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ जुड़ा है, बेल्जियम का बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ है। जी बिल्कुल नेदरलैंड्स, जी बिल्कुल जर्मनी, जी बिल्कुल लक्समबर्ग, जी बिल्कुल फ्रांस। सर इनसे आगे और क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, हम अब और क्या जानने वाले हैं? याद रखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे नेदरलैंड्स की, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स की जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज डच, दैट इज डच। जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज है, और बात कीजिए लक्समबर्ग की, यहां पे लक्समबर्गिश बोली जाती है, और बात कीजिए फ्रांस की तो फ्रेंच बोली जाती है। सिंपल, एक लॉजिकल, एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हमें मिली, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजीली समझ रहे हैं भाई बेल्जियम का बॉर्डर, जी सर 4 कंट्रीज के साथ, नेम दैट, जी सर नेदरलैंड्स, जी सर जर्मनी, जी सर लक्समबर्ग, जी सर फ्रांस, बोलो ना बेटा 4 कंट्रीज के साथ। भाई यही तो 4 कंट्रीज है, और मैंने बताया 4 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो बोली, जो डोमिनेंट लैंग्वेज है नेदरलैंड्स की दैट इज डच, जो बोली डोमिनेंट है जर्मनी की दैट इज जर्मन, जो बोली लक्समबर्ग में बोली जाती है लक्समबर्गिश, और फ्रेंच भी अच्छी खासी बोली जाती है, और जो फ्रांस में बोली जाती है दैट इज फ्रेंच। सर इसका और बेल्जियम का क्या ताल्लुक? सर बेल्जियम से हमें समझना क्या है? हमें तो बेल्जियम के रिलेटेड स्टोरी सुनने को मिल रही है, हमें तो बेल्जियम के रिलेटेड स्टोरी सुननी थी कि क्यों पावर आने वाली है, लेकिन इनिशियली हो सकता है वी माइट गेट द चांस, और हो सकता है वी माइट गेट द ऑब्जेक्टिव दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज हैविंग द बॉर्डर विद बेल्जियम, और आगे जाके हमें इसके बाद बताया जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, दैट अगर आप बात करोगे, फिर से याद रखना, ये बेल्जियम है, ये ब्रसेल्स है, और अगर हम इस वाले एरिया की बात करें तो याद रखना बेटा, ये बोला जाता है फ्लेमिश रीजन, ये वाला सारा फ्लेमिश, और इवन दो यहां पे लिखा भी है, और ये वाला एरिया वैलोनिया का है, तो इसीलिए हम कुछ समझ रहे हैं बेटा। याद रखना दैट हमें बताया जाता है, इसके बाद की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बताता है बेल्जियम के बारे में, क्या? दैट जितनी टोटल पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रह रहे हैं किधर पे? बेल्जियम में, जितने भी लोग रह रहे हैं बेल्जियम में, जितनी भी आबादी बेल्जियम में है, उसमें हमें बताया जाता है 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, यानी कि एक हिसाब से नॉर्दर्न हिस्से में, और वो बोली जो बोलते हैं दैट इज डच, वो डच स्पीकिंग है, यानी कि इन्फ्लुएंस किसी हद तक नेदरलैंड्स का पड़ा हुआ है। उसके बाद हमें बताया जाता है 40% जो है वो रहते हैं वेलोनियन रीजन में, जो वेलोनिया वाला रीजन है बेल्जियम का, और उनकी जो बोली है दैट इज फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलते हैं, एंड रिमेनिंग 1% बेल्जियंस जो है, यानी कि बेल्जियंस बोले तो बेल्जियम के रहने वाले जो है वो स्पीक करते हैं जर्मन। अब सिंपल सर याद रखिए, यहां पे आप ध्यान में रखना दैट ऑल दीज आर बेल्जियंस, ये सारे बेल्जियंस ही है, कंफ्यूज नहीं होना, बेल्जियंस तो सारे हैं, लेकिन हां हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम कुछ और सीख रहे हैं। अगर हमने पिछले स्लाइड में यह सीखा कि बेल्जियम के बॉर्डर 4 कंट्रीज के साथ है, बेल्जियम हैज गॉट द बॉर्डर विद 4 कंट्रीज, नेदरलैंड्स,
हाँ, दाएं जाएंगे तो जर्मनी, नीचे की ओर आएंगे तो लग्जमबर्ग और उसके बाद फ्रांस। तो याद रखना बेटा, यहां पे आगे जाके हमें जो इंफॉर्मेशन दूसरी मिलती है वो ये कि 59% 59% या 59% जो है 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो जो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज डच। उसके बाद 40% लोग वो बेल्जियम के वेलोनियन रीजन में रहते हैं एंड ऑब्वियसली वो है फ्रेंच स्पीकिंग। उसके बाद 1% बेल्जियन स्पीक द जर्मन। इसका मतलब हमें यहां पे ये बोला जाता है दैट पूरे बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं, they speak the Dutch language, 40% live in the Wallonian region, they speak the French language and 1% Belgians speak the German। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया। लेकिन आगे कुछ और इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अगर आप देखोगे हमें बताया जाता है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है दैट इज ब्रसेल्स। दैट इज ब्रसेल्स। ब्रसेल्स का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। ब्रसेल्स में अगर आप देखोगे, ब्रसेल्स में हमें मिलते हैं 80% ऐसे लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% ऐसे लोग जो बोलते हैं क्या, फ्रेंच, सॉरी डच। ध्यान से समझना, मैंने बताया अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट द ब्रसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पे 80% लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और 20% ऐसे लोग हैं जो डच बोलते हैं। सरल से भाषा में समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगरचे मैंने अभी आपको बताया बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन ये है, टोटल पॉपुलेशन में 59% जो है वो डच बोलते हैं। अगर मैंने आपको बताया 40% फ्रेंच बोलते हैं, अगर मैंने अभी आपको बताया 1% स्पीक द जर्मन। लेकिन आगे का सिनेरियो यह है कि ब्रसेल्स का कुछ अलग रवैया है। अब समझते हैं, ध्यान से समझना है। यहां पे देखो, लेट अस टॉक अबाउट आवर कंट्री। अपने मुल्क के बारे में देखिए, अपने हिंदुस्तान के बारे में देखिए। सिंपल इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी में है, यानी कि जितनी ज्यादा तादाद जिनकी है वो है हिंदूज की, यानी कि हिंदू जो है, यानी कि हिंदूज जो है उनकी तादाद ज्यादा है। जी एक्सेप्ट करते हैं सर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और अगर बात करेंगे मुस्लिम्स की, अगर बात करेंगे क्रिश्चियंस की, अगर बात करेंगे सिख्स की, सर ये सारे माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी बोले तो कम है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस बात से हर एक बाज़ाब्ता इत्तेफाक रखेगा भाई, जी बिल्कुल मेजॉरिटी में है, जी बिल्कुल माइनॉरिटी में है। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात। लेकिन अपने हिंदुस्तान में एक रियासत को ले लीजिए, जिस रियासत का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की ओर देखें तो आप बोलेंगे जी जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं और जो बाकी वाले हैं दे आर इन माइनॉरिटी। तो सिंपल यही तो यहां पे समझना है हमें, दैट अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करेंगे, पूरे बेल्जियम मुल्क की बात करेंगे, पूरे बेल्जियम में भाई 59% लोग ऐसे हैं जो स्पीक, जो बोलते हैं डच। 40% ऐसे हैं which speak the French and the 1% speaks the German language. But if we are going to have the information about the Brussels, अगर आप ब्रसेल्स में बात करेंगे, ब्रसेल्स में ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स पाए जाते हैं और डच स्पीकिंग का कम। अब यहां पे एक और चीज सीखने को मिली। क्या सर? दो सिनेरियो, एक बेल्जियम का और दूसरा बेल्जियम के कैपिटल का, दैट इज ब्रसेल्स। सर बेल्जियम में हमें याद रहा, हमें याद अब रह गया क्या?
who are in majority बेटा? Yes, obviously they are the Dutch speaking. जो डच बोलने वाले हैं, which speaks the Dutch, जो डच बोलने वाले हैं, they are in majority. And हाँ, अगर आप माइनॉरिटी की बात करेंगे, yes obviously we are accepting that माइनॉरिटी बोलने वाले जो है they are the French. इसी तरीके से अगर आप बात करोगे ब्रसेल्स की, ब्रसेल्स का सिनेरियो अलग. मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे, मेजॉरिटी यहां पे है फ्रेंच की, और अगर हम देखेंगे माइनॉरिटी किसकी है? जी बिल्कुल, माइनॉरिटी है डच की. दिस इज with respect to country, this is with respect origin or a capital. सिंपल. हमें अगर क्वेश्चन आएगा विद रिस्पेक्ट टू द बेल्जियम और इन द कंट्री बेल्जियम व्हिच ग्रुप वर इन मेजॉरिटी, यस वी विल स्पीक, वी विल आंसर दैट डच स्पीकिंग. विद रिस्पेक्ट टू द ब्रसेल्स, ब्रसेल्स, इन ब्रसेल्स व्हिच ग्रुप वाज इन मेजॉरिटी? सर इट इज अपोजिट टू दैट व्हिच वाज इन कंट्री. क्या यहां पे मेजॉरिटी में फ्रेंच है और माइनॉरिटी में डच? क्यों? यहां पे मेजॉरिटी बोलने वाले 80% लोग थे और माइनॉरिटी बोलने वाले 20% लोग थे. यानी कि 20% स्पीक डच इन ब्रसेल्स एंड फ्रेंच जो बोलते थे दे वर 80. कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं. आप अगर आप चेक करेंगे हमें यहां पे यही इंफॉर्मेशन दैट बेल्जियम, a small country in Europe, has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Of the country's total population, 59% lives in Flemish region and speaks Dutch. जी बिल्कुल समझा. About 40% lives in the Wallonia region and speaks French. जवाब दो obviously, and remaining 1% speak German. क्या समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सर. इन बेल्जियम कैपिटल जो ब्रसेल्स है सर, यहां का सिनेरियो अलग है. 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% ठीक द फ्रेंच. हाँ, अब सिनेरियो, अब कुछ और देख लेते हैं बेटा फिर से. अब अगर हम पावर शेयरिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बेल्जियम में सिनेरियो क्या था या बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी? अभी तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली. सर बेल्जियम हैज गॉट द बॉर्डर्स विद 4 कंट्रीज. उसके बाद वो 4 कंट्रीज भी अपन ने देखी. उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए. हमने देखा मेजॉरिटी में कौन है, हमने देखा माइनॉरिटी में कौन है. सर आगे हुआ क्या? सर क्या कोई प्रॉब्लम है उधर पे? वॉज देयर एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम? यस देयर वॉज प्रॉब्लम. व्हाट? अगर हम देखेंगे बेल्जियम के बारे में, क्या उधर पे ये जो फ्रेंच या जिनको हम बोलेंगे जो माइनॉरिटी में थे या जिनको हम बोलेंगे जिनकी तादाद कम थी, उसके रिलेटेड हुआ क्या? दिस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच, वो अमीर थे और प्लस वही पावरफुल भी थे. जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, द बेल्जियंस विच यूज्ड टू स्पीक द फ्रेंच, द बेल्जियंस विच यूज्ड टू हैव द डोमिनेंस ओवर द फ्रेंच लैंग्वेज वाज अल्टीमेटली पावरफुल. दे वर रिच एंड इसीलिए उनको एडवांटेजेस थे, या ये मान के चलिए रूलिंग ज्यादा उन्हीं के पास थी, हुकूमत उन्हीं के पास थी, इक्तदार उन्हीं के पास था, पावर उन्हीं के पास था, जिसकी वजह से जो डच स्पीकिंग थे यानी कि जो डच बोलने वाले लोग थे वो इससे महरूम थे. जो डच स्पीकिंग थे, जो डच बोलने वाले व्यक्ति थे, Dutch speaking persons were like they were not having that much of authority, not having that much of power. उनके पास उतना पावर नहीं था जिसकी वजह से अनबन उठ गई. फ्रेंच और इनके बीच शुरू क्या हो गई? राइवलरी, दुश्मनी शुरू हो गई, या इनके बीच कन्फ्लिक्ट, तनाजा उठ गया. हो गया एक सिनेरियो जो मैंने यहां पे आपको समझा दिया, एक सिनेरियो जिसके बारे में आपको नॉलेज आ गई. अब दूसरा एक सिनेरियो, अब दूसरी जो और जानते हैं
जी, जो दूसरी स्टोरी हमें समझनी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो स्टोरी है किधर की? श्रीलंका की, एशिया की एक कंट्री। श्रीलंका की बात हम करेंगे। बेटा, श्रीलंका के बारे में हमें यह बताया जाता है दैट दिस कंट्री गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। परहैप्स यहां पे याद रखना बेटा, आइदर चेक आउट दैट आइदर ये तो डच के हाथ में थे या ये ब्रिटेन के हाथ में थे। ठीक, या तो डच इन पे राज कर रहा था या ब्रिटेन। 1948 में इनको आजादी मिली, लेकिन यहां पे याद रखना, अब इसकी इतने कंपोजिशन, यानी कि यहां पे रहने वाले कौन व्यक्ति थे, या यहां इस श्रीलंका की कंपोजिशन क्या थी, या श्रीलंका में रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना वहां पे मेजॉरिटी थी सिन्हाला स्पीकर्स की। सिन्हाला स्पीकर्स यानी कि 74% जो थे वो सिन्हाला थे। उसके बाद हमें बताया जाता है 18% जो थे वो थे तामिल्स, लेकिन तामिल जो थे वो फर्दर डिवाइड हो गए थे, फर्दर उनका डिवीजन बनता था, फर्दर उनको डिवाइड किया गया था, जिसमें 13% जो थे वो थे श्रीलंकन तामिल्स। समझ लीजिएगा ये। और 5% थे इंडियन तामिल्स। और याद यहां पे अब समझना है, यहां पे ध्यान से समझना बेटा। मैंने बताया नेक्स्ट स्टोरी श्रीलंका की है, और मैंने बताया अगर आप श्रीलंका के बारे में जानना चाहोगे, श्रीलंका में 74% आबादी थी सिन्हाला की और सिन्हाला स्पीकर्स की। सिन्हाला वॉज अ लैंग्वेज। इसी तरीके से 18% तामिल्स थे, तामिल स्पीकर्स थे, लेकिन याद रखना इन तामिल्स को सब डिवाइड किया गया था दो ग्रुप्स में। एक जो श्रीलंकन तामिल्स थे जिनकी आबादी 13% थी, और दूसरे इंडियन तामिल्स जो 5%। सर ये श्रीलंकन तामिल्स और इंडियन तामिल्स कौन थे? श्रीलंकन तामिल्स बोले तो वो लोग जो तमिल बोलते थे, वो लोग जो तमिल लैंग्वेज को यूज करते थे, बट दे वर इंडिजिनसली ऑफ श्रीलंका, वो श्रीलंका के रहने वाले थे। इंडियन तामिल्स ये वो जिनके एंसेस्टर्स श्रीलंका में प्लांटेशन कर रहे थे, और फिर वो वही के जस्ट लाइक दैट, जीना यहां और मरना यहां, इसके सिवा जाना कहा। वो उधरी पे रह लिए, वो उधरी के हो लिए, और इसीलिए उनको बोला गया इंडियन तामिल्स। कोई दिक्कत तो नहीं। श्रीलंका की नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट की। श्रीलंका को आजादी मिली 1948 में। श्रीलंका के रिलेटेड दूसरी जानकारी दैट इसकी इतने कंपोजिशन, रहने वाले लोग, जो उधर पे सोसाइटी है, जो समाज है, समाज में रहने वाले लोग कौन कौन से व्यक्ति से थे। जी बिल्कुल सर, श्रीलंका में हमें जानकारी मिलती है 74% आबादी सिन्हाला स्पीकर्स की थी, 18% थे तामिल्स, 18% को सब डिवाइड किया, 13% श्रीलंकन तामिल्स, 5% ऐसे जो इंडियन तामिल्स थे। याद रखना बेटा, जो सिन्हाला थे वो ज्यादातर जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते थे दैट वाज बुद्धिज्म। मैंने बताया जिस मजहब को ज्यादा पालते थे, या जो उनका ज्यादा मजहब था, या जिस मजहब से वो बिलोंग करते थे, दैट वाज बुद्धिज्म। और तामिल्स को देखा जाए तो ये दो मजहब से थे, एक तो हिंदूज प्लस मुस्लिम्स। कोई दिक्कत तो नहीं। एंड रिमेनिंग पॉपुलेशन जो थी दे वर द क्रिश्चियंस, वो ईसाइयत से थे। एंड विच वी आर बोथ सिन्हाला भी, सिन्हाला स्पीकर्स भी और तामिल स्पीकर्स भी। कोई दिक्कत तो नहीं। याद रखो बेटा, चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग, पहले डेफिनेशन, उसके बाद बेल्जियम की स्टोरी, बेल्जियम के 4 कंट्रीज कौन कौन से, नेम दैट बेटा, दैट वाज पहला नेदरलैंड्स, उसके बाद दाएं जर्मनी, नीचे चले गए लक्समबर्ग, नीचे चले गए फिर लेफ्ट साइड में फ्रांस। उसके बाद हमने देखा सर 59% स्पीक द डच,
40% स्पीक द फ्रेंच, 1% स्पीक द जर्मन। बेल्जियम में मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स की। आगे चले गए, ब्रसेल्स का सिनेरियो ही अलग। ब्रसेल्स में हुआ क्या, या ब्रसेल्स का सिनेरियो क्या था? ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर्स, 20% डच स्पीकर्स। जी बिल्कुल, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वहां का देख लिया। मेजॉरिटी जिनकी ज्यादा तादाद, माइनॉरिटी जिनकी कम तादाद। आगे श्रीलंका की स्टोरी। 1948 में इनको आजादी मिली। 1948 में उसके बाद इसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में हमने जान लिया। दैट 74% वी आर द सिन्हाला स्पीकर्स, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते थे। 18% वो ऐसे व्यक्ति जो तमिल बोलते थे, और तमिल्स को सब डिवाइड किया दो ग्रुप्स में बेटा। 13% जो श्रीलंकन तमिल्स थे, 5% जो इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स कौन? whose ancestors, whose forefathers had settled in श्रीलंका, और इसीलिए उन्हीं को इंडियन तमिल्स बोलते थे। अब आगे सिनेरियो क्या है श्रीलंका का, वो जान लीजिए बेटा। हुआ क्या, 1956 में एक एक्ट पास हुआ, बिकॉज जो हमें समझना है, हो सकता है उसके रिलेटेड अपन को क्वेश्चन मिल जाए। 1956 में एक एक्ट पास हुआ, एक रूल, ऑफिशियल रूल पास किया गया, जिसमें यह बताया गया दैट जो सिन्हाला है, सिन्हाला को बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का रुतबा दिया गया सिन्हाला को, प्लस यह भी बताया गया दैट स्टेट जो है शल फोस्टर, यानी कि सरकार जो है, फोस्टर बोले तो मजबूत, एंड प्रोटेक्ट करेगी एक रिलीजन को, जिस रिलीजन को हम बोलेंगे बुद्धिज्म। इतना ही नहीं, एक और यहां पे बोला गया दैट प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस टू गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों में ज्यादा प्रेफरेंस सिन्हाला को दी जाएगी। जॉब्स, यूनिवर्सिटी जॉब्स, ये ज्यादा प्रेफरेंस सिन्हाला को दी जाएगी, ऐसा एक्ट निकला। अब देखो बेटा भाई, सिन्हाला ये वही है जिनकी 74% आबादी थी, जो 74% थे, उन्हीं की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का रुतबा दिया गया। स्टेट ने बोला कि भाई उन्हीं के मजहब को फोस्टर, मजबूत और प्रोटेक्ट करेंगे। भाई इसी तरीके से सरकारी नौकरी में भी जगह भी उन्हीं को देंगे। तो वैसी बात है, इसकी वजह से हुआ क्या, या इसके असरात क्या हो गए? जी बिल्कुल, इसके असरात ये हो गए, इट लेड टू द एलिनेशन, नफरत पैदा हो गई। किनमें नफरत पैदा हो गई? तमिल्स में। जी बिल्कुल, जब उनको किसी भी प्रकार से कोई इज्जत ना मिली, जब उनकी लैंग्वेज को कोई इज्जत ना मिली, जब उनके मजहब को कोई विकार, कोई रुतबा ना मिला, भाई वो तो नफरत की आग में तपते चले गए, उनको तो नफरत होने लगी। दे फील एलिनेटेड, भाई बिल्कुल नफरत पैदा हो गई, और उन्होंने अपनी डिमांड्स सामने रखी, और उन डिमांड्स को कंटिन्यूअसली रिजेक्ट करते गए, जिसकी वजह से नफरत और भी बढ़ती चली गई। For example, say they demanded that the Tamil should be recognized as an official language. They demanded their religion should also be fostered and protected. Their demands were that they should also be having equality. There should not be any kind of preference to the Sinhala. There should be an open platform. There should be an open competition for the government jobs. वो बोलते गए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, जिसकी वजह से उनकी जो नफरत है वो और भी आसमानों को छूने लगी, वो और भी बढ़ती चली गई। भाई अब हुआ क्या, जब इनकी डिमांड्स को रिजेक्ट किया गया, जब इनकी कोई सुनने वाला न था, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमने बोला, अभी आपने बोला दैट दीज तमिल्स, चाहे वो श्रीलंकन थे, इंडियंस थे, दे फील एलिनेटेड, नफरत हो गई उनको, नफरत की आग में जल रहे थे, वो नफरत की निगाहों से देख रहे थे इन सिन्हाला को, और उनके द्वारा डिमांड किया गया क्या, अब सीधे बोला गया इंडिपेंडेंट, आजाद तमिल एल्लम
बोला गया कि जहां जहां पे तमिल्स है ज्यादातर ये नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में थे तमिल्स, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्से में थे ये तमिल्स। हमें बताया जाता है जब इनकी बात नहीं सुनी गई, जब इनकी दरखास्तों को खारिज कर दिया गया, जब इनकी कोई सुनने वाला न था, तो अल्टीमेटली इनके द्वारा बताया गया सेपरेट तमिल एल्लम, एल्लम बोले तो स्टेट बेटा, ये बोला गए या ये बोला इन्होंने कि अब हमें अलग रियासत ही दे दो, हमें अलग रियासत ही चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इवन दो इन्होंने अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी LTTE, दैट वाज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम। मैंने बताया भाई हुआ क्या, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने बोला दैट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अब सीधे लड़ने के लिए तैयार हुई, क्योंकि जो सिनेरियो उधर पे पैदा हुआ भाई वहां पे सिन्हाला और तमिल्स के बीच हुई लड़ाई, जिसको नाम दिया गया सिविल वॉर। सिविल लोगों की लड़ाई, जंग हुई और ये जंग करीबन बोला जाता है 26 साल तक रही। फॉर 26 years देयर वॉज अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। सर अभी तक दो स्टोरी जो आपने बोली थी बिल्कुल पढ़ ली, एक बेल्जियम की, दूसरी श्रीलंका की। बेल्जियम का सिनेरियो क्या था? बेल्जियम का सिनेरियो ये था दैट वहां पे बॉर्डर्स 4, उनके पास बॉर्डर उसका है 4 के साथ, और श्रीलंका के रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन दैट श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार और बाय पाक स्ट्रेट। भाई हाँ बिल्कुल, हमारे साउदर्न हिस्से में यह हमारी एक नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, और यहां पे श्रीलंका को 1948 में बिल आजादी मिली। उसके बाद सिनेरियो क्या था भाई? ऑब्वियसली तमिल्स की कुछ डिमांड थी जिनको सुना ना गया, बिकॉज सिर्फ सिन्हाला का ही चलता रहा, और ऑब्वियसली जब इनके बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं, अल्टीमेटली इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इट लेड टू द सिविल वॉर। बिकॉज अब जो वर्ड आप समझने जा रहे हो, जो श्रीलंका में ये हुआ या जो श्रीलंका में आपने देखा दैट कि हाँ भाई एक चीज है क्या भाई, हमने देखा यहां पे सिन्हाला जो है उन्हीं की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, उन्हीं के रिलीजन को तरजीह दी गई, और गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती रही। इस सिनेरियो को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मींस वेयर देयर वुड बी द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द मेजॉरिटी, जहां पे जो मेजॉरिटी है वो अपना रूल जमाए, अपने रिलीजन को ही सिर्फ एक हिसाब से प्रमोट करे, और सबसे बड़ी चीज ये दे रूल अगेंस्ट द विश of the minority. They rule or their rule become tyranny for the minority. उनका रूल जुल्म बन जाता है माइनॉरिटी के लिए। क्यों? माइनॉरिटी की विश को पूरा नहीं किया जाता, माइनॉरिटी की सुनी नहीं जाती, माइनॉरिटी को सुना नहीं जाता। इसीलिए मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ टाइप ऑफ रूल। ये एक ऐसा रूल है इन विच द मेजॉरिटी रूल्स अगेंस्ट द विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की कोई हैसियत नहीं। इवन दो मेजॉरिटी को और डिफाइन करने के लिए इन द मेजॉरिटेरियनिज्म द मेजॉरिटी प्रमोट्स ओनली देयर रिलीजन। मेजॉरिटी community gives preference to majority community gives preference to their own community into the government jobs, and even though the majority language is being, or the language which is being spoken by the majority is recognized as the official language। और इसीलिए श्रीलंका में जो हुआ, या श्रीलंका में जिसकी वजह से 26 साल तक सिविल वॉर चला, वो सिनेरियो क्या था? मेजॉरिटेरियनिज्म का। दो स्टोरी आ गई, एक
बेल्जियम की, दूसरी श्रीलंका की। बेल्जियम में 4 कंट्रीज बॉर्डर किए हुए, फिर मेजॉरिटी बेल्जियम में डच, माइनॉरिटी फ्रेंच। ब्रुसेल्स का सिनेरियो अलग, मेजॉरिटी फ्रेंच, माइनॉरिटी डच। आगे चले श्रीलंका में जो रूल हुआ मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब भाई ऑब्वियसली जब हमने देखा सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज, उसी के बुद्धिज्म को ही, फिर प्रेफरेंस भी उन्हीं को, दिस सिनेरियो इज नोन एज क्या, मेजॉरिटेरियनिज्म। दोनों में देखो बेटा, दोनों जगह आप चेक करो, हुआ क्या, एक जगह जब आपस में बहुत ज्यादा टकराव बना, नो डाउट बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट रहा। अब देखेंगे बेल्जियम ने किया क्या बेल्जियम में भी ऐसी ही सिचुएशन हो गई। लेट अस हैव अ लुक दैट यहां पे पावर शेयर नहीं हुआ, पावर शेयर करने को तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से भाई हां सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में। बेल्जियम का क्या सिनेरियो रहा देखते हैं, लेकिन दोनों स्टोरीज हमें पावर शेयर के बारे में बताते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहां तक? आगे देखते हैं आप। तो बेटा यहां तक का सफर जो था वो हमने देख लिया। आगे अब सिनेरियो हम देखते हैं दैट अगर हमने यहां पे 2 स्टोरीज देखी, एक बेल्जियम की, दूसरी श्रीलंका की, तो आगे हुआ क्या? ध्यान से समझना बेटा। अगर आप श्रीलंका के बारे में जानना भी चाहोगे बेटा तो आप चेक कर सकते हो श्रीलंका के रिलेटेड। श्रीलंका इज लोकेटेड कहां पे? साउथ ऑफ इंडिया। द आइलैंड नेशन हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2 करोड़। इन श्रीलंका द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। 74% उनकी आबादी है, जो मैंने बताया। तमिल स्पीकर्स 18%। तमिल्स इन श्रीलंका वी आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 13%, जी बिल्कुल, श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कितने हैं? 5%। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हमने यहां पे देखा दैट सिन्हाला स्पीकिंग जो थे वो मेनली बुद्धिस्ट्स थे जी, while the Tamil speaking people were either Hindus or Muslims। ठीक, there was even 7% Christians who were both Tamils as well as Sinhalas। अब आगे मेजॉरिटेरियनिज्म क्या? इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स बिकॉज दे डिजायर्ड, उनका चाहना था सिन्हाला की सुप्रीमेसी हो। उन्होंने उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। सिन्हालोज को ये गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस मिली, जिसकी वजह से हुआ क्या? दिस मेड द श्रीलंकन तमिल्स फील एलिनेटेड। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड parties and even began to struggle for the recognition of Tamils as an official language। By 1980s कुछ organizations बन गई जिसमें even though उन्होंने डिमांड की तमिल इलम कहां पे? नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देख लीजिए बेटा, हम 2 सिनेरियो है, पावर शेयरिंग के 2 सिनेरियो पड़े और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से था कि पावर शेयर हो नहीं रहा था। तो याद रखिए, समझ लीजिए बेटा, हमारा जो सब टॉपिक आता है दैट इज द एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम ने अपने इस सिनेरियो को ठीक कर दिया। बेल्जियम जो है उसने ये ठीक करके दिखाया, उसने सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होने नहीं दी, उसने सिविल वॉर टाइप सिचुएशन को रोक दिया। क्यों? उन्होंने अपने कानून को बार बार अमेंड यानी कि तब्दील कर दिया, कानून को बार बार चेंज कर दिया ताकि एक ऐसा सेटअप बना सके, ताकि एक ऐसा मैकेनिज्म बना सके जिसकी वजह से किसी भी प्रकार से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा नहीं हो। जैसे अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल पे यानी कि कंट्री लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की? उन्होंने बोला दैट नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स will be equal to number of फ्रेंच मिनिस्टर्स। ये तो हो गई कहां पे? ये तो हो गई कंट्री लेवल पे बात। जब मरकजी सरकार की बात हुई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई, तो इनके द्वारा बताया गया दैट नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स, जितने डच मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर्स भी होंगे। ये तो बात हुई एक। उसके बाद उन्होंने बोला दैट अलग एक सेपरेट
स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट बोले तो यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हुई और उसी के साथ सरकार गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन रियासतों के लिए यानी कि रियासती सरकार भी होंगे एंड नॉट आंसरेबल, कोई जवाबदेह नहीं। किसको? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाबदेह नहीं होगी। इसी तरीके से एक और वन ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड इन बेल्जियम, उसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ लीजिएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट सर किनके लिए? फॉर ईच लैंग्वेज। ईच लैंग्वेज बोले तो चाहे जर्मन था, चाहे फ्रेंच था, या आप चाहे बात कीजिए किसकी? आप चाहे बात कीजिए जर्मन की, आप चाहे बात कीजिए आप चाहे बात कीजिए डच की, आप चाहे बात कीजिए फ्रेंच की। हर हिसाब से हर एक लैंग्वेज के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो बिल्कुल इलेक्टेड थी। ये तो बेल्जियंस की बात हुई, ये तो बेल्जियंस ने करके दिखाया, या ये मान के चलिए कि बेल्जियंस के द्वारा ये चीजें की गई, बेल्जियंस ने ये करके दिखा दिया। लेकिन बात यहां पे हमें समझनी है दैट बेल्जियंस ने पावर शेयर किया, बेल्जियंस के द्वारा पावर शेयर किया गया, तब जाके सिनेरियो ठीक हो गया, तब जाके ये चीजें ठीक हो गई, तब जाके वहां पे सिविल वॉर टाइप जैसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। जैसे कि जितने मिनिस्टर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में डच के, उतने ही फ्रेंच के, जितने रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट भी अलग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आंसरेबल नहीं होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको याद होगा ब्रसेल्स में मेजॉरिटी किनकी थी बेटा? मेजॉरिटी थी फ्रेंच की और माइनॉरिटी डच की। वहां पे भी यही प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। मैंने बताया अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ब्रसेल्स में भी बराबर यही सिनेरियो अप्लाई किया गया, बराबर यही सिनेरियो अप्लाई हुआ ब्रसेल्स में भी, जहां पे नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स वेर इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं यहां तक बेटा। अब आगे जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, या आगे जिस सब टॉपिक को हमें पढ़ना भी है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं। वो है क्या? रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या आप यूं समझ लीजिए वन ऑफ द रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड one of the reason is moral reason। आपको क्वेश्चन ही ऐसे कई बार लॉन्ग आंसर वाला मिला है, दैट स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के रिलेटेड हमें रीजन बता दीजिए क्यों पावर शेयर करना चाहिए, क्या वजूहात है जिनकी वजूहात पे हम बोल सकते हैं दैट पावर शेयरिंग इज मैंडेटरी, वी नीड टू शेयर द पावर। सो इसके लिए एक रीजन प्रूडेंशियल वाला है और एक रीजन मॉरल वाला। अगर प्रूडेंशियल का मतलब समझे, इसका मतलब वो डिसीजन, ऐसा फैसला लेना जिसके बेटर आउटकम्स हो, यानी कि जिसके नताइज बहुत अच्छे हो। मॉरल इसका मतलब जो जमीर को, वेयर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्साइंस। मैंने बताया स्टेट वन मॉरल रीजन एंड वन प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग हमें यह समझाता है दैट देयर आर द टू रीजंस फॉर द पावर शेयरिंग। दो वजूहात है पावर को शेयर करने के लिए। एक प्रूडेंशियल। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रूडेंशियल? प्रूडेंशियल का मतलब ऐसा फैसला लेना, प्रूडेंशियल का मतलब एक ऐसी जजमेंट लेना, प्रूडेंशियल का मतलब कुछ ऐसा काम करना जिसके नताइज अच्छे हो, बुरे नहीं। Prudential means that judgment which has a better outcomes. Prudential means that kind of the decision which will
have the better outcomes. While coming to the moral, it defines the conscience. ज़मीर यहाँ पे inner conscience की बात हो रही है. इसका मतलब हम पावर शेयरिंग के रिलेटेड दो रीजन सामने रख रहे हैं, दो वजूहात सामने रख रहे हैं पावर शेयरिंग के. एक जहां पे हम बोलेंगे कि अगर हम पावर शेयर करते हैं उससे बेटर आउटकम्स निकलते हैं, यानी कि अच्छे नताइज. और दूसरा, पावर शेयरिंग के अंदर भाई इन्वॉल्वमेंट है ज़मीर की भी, यानी कि कॉन्साइंस की भी. अब यहां वाला देख लेते हैं. अगर हम देखेंगे बेटा, पावर जो है, जब भी आप पावर शेयर करोगे, जब भी पावर शेयरिंग की बात होगी बेटा, याद रखना पावर शेयरिंग से रिड्यूस हो जाएगा. क्या रिड्यूस होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होंगे जो हो सकते हैं, जो अराइज हो सकते हैं सोशल ग्रुप्स में, समाजी ग्रुप्स में. इसका मतलब हम बाय वायलेंस को खत्म कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा हम उसको सपोर्ट नहीं करते. मैंने बताया प्रूडेंशियल में पहला रीजन दैट इज या प्रूडेंशियल विच हैज द बेटर आउटकम्स, ये हमें ये जानकारी ये समझाता है दैट कि भाई बाय शेयरिंग द पावर, जब आप पावर शेयर करोगे इट विल लीड, इससे होगा क्या? इट विल लीड टू द या इट विल रिड्यूस, ये रिड्यूस करेगा. क्या रिड्यूस करेगा? इट विल रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लड़ाई झगड़ा दूर करेगा. विच मे अराइज अमंग द सोशल ग्रुप्स, जो समाजी ग्रुप्स में हो सकता है. एंड ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस भी बिल्कुल भी नहीं. ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन. ये प्रूडेंशियल रीजन की हम बात करेंगे. और अगर हम बात करें किसकी? मॉरल रीजन की. While we talk about the moral reason, जब भी हम moral reason के बारे में बात करें तो याद रखना obvious सी बात है भाई, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, जहां पे सरकार चुनी हुई होगी, तो याद रखना बेटा पावर शेयरिंग जो है वो तो रूह है, इज द स्पिरिट, वो तो रूह है किसकी? डेमोक्रेसी की. इसका मतलब क्या है सर, आप समझाना क्या चाहते हैं? वो ये कि भाई अनिवार्य है जहां पे डेमोक्रेसी हो वहां पे पावर भी शेयर होगा. बिकॉज डेमोक्रेसी में सरकार को चुना जाता है, चुनने वाले लोग होते हैं, तो लोगों के पास तो ये हक है कि अगर उनके रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाए, उनके रिलेटेड कोई भी फैसला लिया जाए, तो अनिवार्य है, जरूरी है, ये जरूरी है कि उनसे पहले पूछा जाए, उनको डिसीजन में लाया जाए, participative type of decision making ho. So obviously the two reasons for the power sharing, one is prudential, one is moral. While talking about the prudential, that means that kind of the decision which will have the better outcome, and while coming to the moral, that means the conscience. In the prudential we understood, हमने ये समझा, हमें ये समझ आ गया that by sharing the power, by conflicts के चांसेस बहुत कम हैं जो समाजी ग्रुप में थे. जैसे कि अगर हमने तमिल्स को भी पावर दिया होता तो कोई लड़ाई झगड़ा ना होता. और जब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करो, यानी कि जब आपने सरकार अपनी मर्जी से चुनी, तो आप भी तो पावरफुल हो, आपको भी तो हक है कुछ जानने का, जो डिसीजंस हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का. कोई दिक्कत तो नहीं. नाउ coming to the last subtopic of this chapter, that is forms of power sharing. बेटा forms of power sharing, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिला, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखना ध्यान से दैट देयर आर द 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. 4 प्रकार से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, 4 किस्में हैं पावर को शेयर करने का. और जो सबसे पहला है दैट इज पावर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सबसे पहला वाला जो मैंने आपको बताया
भाई जो सबसे पहला फॉर्म है पावर को शेयर करने का, दैट इज पावर शेयर, पावर शेयर करना अमंग द ऑर्गन्स। सर क्या सरकार के भी ऐसा है? फॉर एग्जाम्पल से याद रख लीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है, या आप याद रख लीजिए दैट आपके इसी 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, आपको पता होगा भाई ऑब्वियसली हर इंसान के पास कुछ ऑर्गन्स है जिनका काम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल से इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। भाई स्टोमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, ऐसा तो नहीं है ना कि डाइजेशन का काम हार्ट करेगा और हार्ट का काम स्टोमक करेगा। भाई जो क्रिएटर है, जो बनाने वाले हैं, हर एक ऑर्गन का काम रेस्पेक्टिव है और कोई किसी ऑर्गन में इंटरफेयर या उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरीके से मैं ये बता रहा हूं वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इज पावर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या सर सरकार के भी ऑर्गन्स है? याद रखिएगा सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। एक जिस ऑर्गन को हम बोलेंगे लेजिस्लेचर, दूसरा जिस ऑर्गन को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, तीसरा जिस ऑर्गन को हम बोलेंगे जुडिशरी। देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर का काम क्या है? याद रखना, लेजिस्लेचर को यह पावर दिया गया है कि तुम सिर्फ लॉ बनाओ। एग्जीक्यूटिव को यह पावर दिया गया है कि तुम्हें उन लॉ को इंप्लीमेंट राह अमल में लाना है, और जुडिशरी का देखना है दैट टू चेक करना इन कंफर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जो भी फैसला लिया गया, जो भी लॉ बना गया, जो भी कानून बना, क्या वो बराबर आईन के तहत बना? कहीं किसी ने खुद ऐसे ही कानून तो नहीं बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ उल्टा शुल्टा हो रहा है, कहीं किसी के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। ये तो जुडिशरी का काम है। इसका मतलब हर एक पे नजर रखी जा रही है और बैलेंस किया जा रहा है। इसीलिए दिस सिस्टम इज नोन एज चेक्स एंड बैलेंस, बिकॉज हर एक बराबर के तराजू पे है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं। दैट इज वाई दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तभी तो इस वाले फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम जानते हैं इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि अगर लेजिस्लेचर इसी के साथ एग्जीक्यूटिव और उसी के साथ जुडिशरी, कोई किसी के ऊपर नहीं, कोई किसी से बुलंद या कोई किसी के सुप्रीमेसी में नहीं, और इसीलिए ये पहला वाला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। दूसरा याद रखना बेटा, भाई there are 4 forms of power sharing. First one was power shared among the organs of the government, and next is power shared among the levels of government. Among the levels of government. और याद रखना बेटा among the levels of government, सर levels की जब हम बात करेंगे, अब यहां पे हियरार्की बनी। हियरार्की यानी कि कोई नीचे है, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर। इसका मतलब पावर जब शेयर होगा among the levels of the government, जब सरकार के लेवल्स में पावर शेयर हो, ये दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। सर इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या आते हैं? जैसे कि सबसे ऊपर जिसको हम दर्जा देंगे दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद जिसको हम दर्जा देंगे दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड द लास्ट वन दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। और याद रखिए बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पूरे मुल्क के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ एक स्टेट के लिए होता है। भाई लोकल गवर्नमेंट 2 प्रकार से, एक अर्बन और दूसरा रूरल। अर्बन जहां पे पंचायती राज की बात हो,
रूरल जहां पे पंचायती राज की बात हो, और अगर आप अर्बन की बात करोगे तो ऑब्वियसली म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही है। मैंने कहा दैट यहां पे इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पावर इज शेयर्ड, इक्तदार बांटा जाता है अमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जितने भी लेवल्स है, सबसे टॉप मरकजी सरकार, और ये इनका पावर है लॉ बनाना सिर्फ उन पे जो कानून ने इनको दिए हैं, या इन अदर वर्ड्स यूनियन लिस्ट, भाई इनका स्टेट लिस्ट। और लोकल गवर्नमेंट जो सरपंच या मेयर, यानी कि एक हिसाब से ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी में ये अपने गांव या शहर में काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे कोई टॉप में है, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे। सो पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब लेवल्स क्रिएट हो रही है, ये वर्टिकल है, हॉरिजेंटल नहीं। तो इसीलिए इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को याद रखना बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हमने दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अभी पढ़े, एक पावर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, दूसरा पावर शेयर्ड अमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोला, और तीसरा जो है दैट इज पावर शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। ये तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है बेटा। तो याद रखना पावर शेयर्ड, पावर को शेयर करना अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। मैंने कहा, या मेरे कहने का मतलब है, इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पावर इज शेयर्ड, दिया जाता है, शेयर किया जाता है अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। समाज में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके साथ पावर शेयर करना। जैसे कि अगर आपको पता होगा बेल्जियम में आपने लैंग्वेज कम्युनिटी के साथ पावर शेयर किया था तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाई। आप वुमेन को रिजर्वेशन देते हो तो ऑब्वियसली वुमेन ग्रुप को आपने पावर दिया। आप शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन देते हो। सो इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, power is being shared with the groups that are the part of the society. Example, women. Example, reservation for the women. Example, reservation for the scheduled caste. Example, reservation. Or just like the community government, which is exclusively for a specific community, which is exclusively for the communities that are in the country. And the last form of the power sharing is power shared among political parties, और दूसरा मैं लिखूंगा यहां पे प्रेशर ग्रुप्स, ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए लास्ट वाला बेटा। याद रखना मैंने बताया इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में जो लास्ट वाला है, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला वाला पावर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंड वन पावर शेयर्ड अमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड वन पावर शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, लास्ट वन पावर शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज और द प्रेशर ग्रुप्स। सर क्या पावर पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर होता है? जी बिल्कुल, जब सिनेरियो आता है कोलिशन गवर्नमेंट का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलिशन गवर्नमेंट? भाई कोलिशन गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है व्हेन टू, जब दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज come together, वो इकट्ठे आएंगी in order to form the government, सरकार बनाने के लिए, सरकार को establish करने के लिए। जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जुड़ जाए ताकि वो सरकार बनाए, उस सिनेरियो को हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। मैंने बताया when 2 or more than 2 political parties come together, वो इकट्ठे आ जाए in order to
फॉर्म द गवर्नमेंट, ताकि वो सरकार बनाए। इस सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट। सर तो इसमें पावर कैसे शेयर होता है? एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे यहां जम्मू और कश्मीर में गठबंधन हुआ था पीडीपी और बीजेपी का। आपको पता होगा उस टाइम हमारे यहां जो सीएम थी वो थी महबूबा मुफ्ती, तो वो सीएम थी। बीजेपी का क्या था? डिप्टी सीएम। अगर फाइनेंस मिनिस्टर पीडीपी से था तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से क्या था? एजुकेशन मिनिस्टर। इसका मतलब यहां भी तो पावर शेयर हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर इस पार्टी का सीएम, इस पार्टी का डिप्टी सीएम, इस पार्टी का डिफेंस मिनिस्टर, इस पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर, इस पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस पार्टी का एजुकेशन मिनिस्टर। मेरे कहने का मकसद है इन द लास्ट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग, हमने ये समझा दैट पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग द political parties, that is in the scenario of the coalition government. Pressure groups, sir, what do you mean by this pressure groups? Simple, याद रखना, which exerts pressure on government, जो सरकार पर प्रेशर एक्सर्ट करती है उन्हीं को प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपके इंडिया की ही, अपने इंडिया मुल्क की ही एग्जाम्पल देंगे, दैट इज फार्मर्स यूनियन। अपने मुल्क इंडिया की एक एग्जाम्पल आपको याद होगी, व्हेन द प्रेजेंट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी मेड सम लॉज, उनके द्वारा कुछ लॉ बनाए गए विच वेयर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, जो किसानों को भाए नहीं या किसान उन लॉज से खुश नहीं हुए। आपको पता होगा 3-4 महीनों के लिए किसानों का मोर्चा था, किसान हाईवेज पे आ गए थे, किसानों के द्वारा जबरदस्त एहतजाज किया गया, किसानों ने प्रेशर एक्सर्ट किया गवर्नमेंट पे। इसका मतलब उनके पास भी पावर है। आपने उनको ये इख्तियार दिया है कि अगर आपको कभी लगे, अगर किसी भी यूनियन को कभी लगे दैट सम काइंड ऑफ इनजस्टिस हैज बीन डन, या कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसी पॉलिसीज जो उनके खिलाफ है, दे कैन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। एंड इवन दो एग्जांपल इज ऑफ द इंडिया व्हेन द करंट गवर्नमेंट मेड सम लॉज विद रिस्पेक्ट टू द farmers and the farmers were not happy with that laws, they exerted the pressure on the government and meanwhile जो government थी उन्होंने उन laws को ख़त्म कर दिया, या ये मान के चलिए वो laws को implement नहीं किया गया। So this is the scenario, power shared among the political parties or pressure groups। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ आ गया ना चैप्टर? कोई मसला तो नहीं? ये वाला भी आपको लॉन्ग आंसर वाला मिलता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, हमने इस चैप्टर से समझा क्या? आपको याद होगा पावर शेयरिंग, पहले डेफिनेशन, 2 स्टोरीज, बेल्जियम की, श्रीलंका की। बेल्जियम में बॉर्डर जैसे नेदरलैंड्स, जैसे लग्जमबर्ग, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, आगे जाके मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला कंसेप्ट, आगे हम बढ़े श्रीलंका में सिविल वॉर, मेजॉरिटेरियनिज्म पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़े एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ी, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद हमने देखा व्हाट आर द रीजंस फॉर द पावर शेयरिंग, एक प्रूडेंशियल, दूसरा मॉरल रीजन। आगे बढ़ते चले गए, हमने देखा फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको बोलते भी हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर्ड अमंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको बोलते भी हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स के बाद लास्ट वन हमने देखा दैट पावर शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया ना बेटा? ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे फोकस्ड, जबरदस्त तैयारी करो। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रखो, दैट इज कंसिस्टेंसी बेटा। आप कंसिस्टेंट रहोगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप अपने टाइम टेबल पे कंसिस्टेंट रहो। आप किसी का टाइम टेबल मत फॉलो करो, आपका अपना टाइम टेबल है, आप उस पे चलो जिस टाइम टेबल को आप सूट कर रहे हो। जो टाइम टेबल आपको अच्छा लग रहा है बेटा, बस उसको फॉलो कर लो, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी कंसिस्टेंट, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, चाहे 4 घंटे ही सही, 5 घंटे ही सही, व्हेन यू विल बी कंसिस्टेंट ऑन योर स्टडीज, मैं बताता हूं बेटा आपके 500 कहीं नहीं गए हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।